हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे। पर इससे पहले पिछले 2 दिनों से मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, यानी मौलिक अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने बनाया था, जिसको आप न देखे हो तो देखिए जरूर। उसके आगे हम बात करेंगे। आज जो बात होगी वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात होगी, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इसी को डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो कई सारी विचारधारा इसमें लिप्त है। आप देखेंगे तो गांधीवादी विचारधारा, आप देखेंगे तो उदारवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा का जिक्र जब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का करते हैं तो उसमें ये विचारधाराएं झलकती हैं या दिखती हैं। गांधीवादी विचारधारा का मतलब है, देखिए विचारधारा आप देखेंगे वादी का मतलब होता है विचारधारा, और किसका? गांधी की विचारधारा। उसी तरह से उदारवादी अगर हम कहते हैं तो उदार तरह की विचारधाराओं की बात है, और समाजवादी की बात करते हैं तो समाज का मतलब होता है समानता स्थापित करना। तो ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच जो समाज में समानता की बात कर रही है, इक्वलिटी की बात कर रही है, ये सारी बातें हमारे राज्य का नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी है, इसमें झलकता है। ये सारी बातें मैं करूंगा, चूंकि ये एक तरह से आदर्श वाक्य हैं। ये किसी भी राज्य सरकार के लिए एक आदर्श वाक्य के रूप में है, यानी कह दिए गए हैं। राज्य उसको फॉलो करे या न करे, क्योंकि आप कानूनी तौर से आप कानून में नहीं जा सकते। राज्य की नीति निर्देशक जितने सिद्धांत हैं उसको आप अगर राज्य नहीं भी पालन कर रही है तो आप कानून में नहीं जा सकते। यानी एक तरह से ऐसे समझिए कि जैसे हम कह देते हैं अपने मन में कि भाई सबको सच्चा होना चाहिए, तो एक आदर्श वाक्य हो गया कि सच्चा होना चाहिए, लेकिन तमाम पॉकेट मार घूम रहे हैं तो चंदों में पॉकेट मार देते। तो उसी तरह से ये बातें सिर्फ कह दी गई हैं, पर राज्य के ऊपर है इसे लागू करे न करे, क्योंकि इसे वैधानिक जो मान्यता है वो प्राप्त नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इसकी जो है, जो जहां से इसकी शुरुआत है, यानी किस भाग में है जिक्र, कौन सा कहाँ किस देश से लिया गया है, ये सारी बातें होंगी। तो आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसको हम डीपीएसपी कह रहे हैं, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। अब आगे बढ़ें, भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसका जिक्र है या उल्लेख है। तो आपको क्या कहना है कि जो डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 3 बातें आपको वन लाइनर में याद रखनी है, क्योंकि पूछ देता है एग्जाम में। कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। अब बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने यहां लिख रखे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक का मतलब होता है कानूनी शक्ति इसे प्राप्त नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इस चीज को आप, यानी इस पॉइंट को आप याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आखिरकार ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जब ये हमारे संविधान में जोड़े गए या आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो इसका क्या उद्देश्य रहे होंगे, किस लिए जोड़े गए? तो आप देखिए, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अभी बताया, आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिकल, यानी समृद्धि। एक तरह से समृद्धि की बात हम कर रहे हैं। समाजवादी का मतलब होता है, हमने कहा ना कि समाजवादी का मतलब ही होता है, समाजवाद का मतलब समानता स्थापित करना, यानी समाज एक जैसा हो, ऐसा नहीं हो कोई गरीब हो कोई अमीर हो, ऐसी बात नहीं है। इनका यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य है। उसी तरह से आप देखेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी यानी ऐसा राज्य हो जहां सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की बात कही जा रही हो। दोस्तों, यह हमारे राज्य
के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसका उद्देश्य ये है, और यह समाज की भलाई के लिए है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी है, यह राज्य की भलाई के लिए बना है। मैंने बताया ना कि ये सारी बातें एक तरह से आदर्श वाक्य की तरह दिखती हैं, ये सारी बातें कही तो गई हैं, लेकिन आप देखेंगे सरकारें इसको ढंग से फॉलो नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई कानून कोर्ट में जा नहीं सकता। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे आपको कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह हनन होते हैं, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार दोस्तों जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमें अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह जो है ये राज्य सरकारें आपको प्राप्त करवाती हैं। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हैं। तो आगे आइए, अब हम कुछ चीजें आगे बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। कौन कौन से हैं, अब इसका जिक्र हो रहा है। पहला आप देखेंगे, चूंकि 36 से मैंने 51 बताया तो आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 38 क्यों लिख लिए। दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लें। पहला 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में उल्लेख है। किसका? राज्य की परिभाषा का। अब बात करते हैं 37 का। तो आप 37 में आएंगे तो 37 में यही बातें हैं, ये बातें, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये मैंने यहां लिख दिया, इसलिए 37 को नहीं लिखा। तो ये बात। अब आइए आर्टिकल 38 की बात करते हैं। तो 38 में क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ने या बढ़ाने की प्रक्रिया। तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, यानी सामाजिक मैंने बताया ना कि समानता की बात, व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। मैंने बताया था कि हमारे जो प्रस्तावना जब पढ़ाया था तो हम बताए थे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। हमने कहा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय जो है, ये तीनों न्याय किसमें निहित हैं, तो कहेंगे अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। यानी आप सिर्फ इतना रखिए कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी भलाई के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। अब आगे आइए बात करते हैं 39A यानी 39A का। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 39 भी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 39 की बातें ही इसी में लिख दी गई हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कहीं आप सर्च करेंगे तो 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक में 39A में ही समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। इसलिए आप ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसको 39A को ध्यान से सुने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। समान न्याय यानी न्याय, यानी देखिए हमारा जो राज्य है उस राज्य को एक तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व हैं, वह राज्यों को कहा जा रहा है कि जो राज्य है वो समान न्याय की बात करेगा और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए विधिक का मतलब होता है जो विधि, विधि मतलब कानून, तो कानूनी सहायता की बात कर रहा है। कैसा? निःशुल्क कानून। अब देखिए समान न्याय हो गया, निःशुल्क विधिक सहायता हो गया, यानी एक तरह से आपको फ्री कानून की व्यवस्था की बात कर रहा है। कौन? नीति निर्देशक सिद्धांत। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, यानी समान कार्य के लिए जो है, अगर कोई समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 39A में। अब दोस्तों इस बात को थोड़ा से आप हाईलाइट कर दे रहा हूं, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। आप इस बात को दिमाग में एकदम रख लें कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 39A। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लें क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। ठीक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 39A। अब आइए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, आप इधर देखिए, राज्य यानी अब 39A हो गया, अब 39B की बात करते हैं। तो 39B की जब बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व। देखिए किसके लिए कहा जा रहा है? राज्य के लिए। हमेशा ध्यान रखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं, यानी सार्वजनिक धन का स्वामित्व। तथा स्वामित्व का मतलब होता है कि देखरेख,
यानी उसका मालिकाना हक उनके पास। तो सार्वजनिक धन का जो स्वामित्व है तथा नियंत्रण है राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी ये जो धन है इसका वितरण इस प्रकार से हो, इस तरह से हो कि सार्वजनिक सभी में उसका सर्वोत्तम साधन मैक्सिमम भलाई के लिए बात की जा सके। इस तरह का जो उल्लेख है यह 39B में कहा गया है। तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 39B में किया गया है। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे मैंने स्टार लगा रखा है, आपको बस इतना ही याद रखने हैं, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। आइए बात करते हैं अब आर्टिकल 39C। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, धन का समान वितरण। अगर आ जाए क्वेश्चन कि धन के समान वितरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 39C, यानी इसी को ग भी लिखेगा। देखिए बी का मतलब होता है, आप जानते हैं क ख ग, तो आप क ख ग भी कर सकते हैं, बुकों में ऐसे भी मिलते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 39C में क्या कहा गया? धन का समान वितरण, ठीक है। बस इतना लाइन आपको याद रहना चाहिए कि धन के समान वितरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आप कहेंगे 39C में। अब आइए 40। दोस्तों 40 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझिए जितने ही हैं सब में 40 सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। दोस्तों ये यहाँ पे संगठन होगा, ये चीजें आप ध्यान रखें, संगठन की बात कही गई है, ठीक है। संगठन न कि गठन, गठन और संगठन में फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो आप कहेंगे 40 में। किसमें? आर्टिकल 40 में। दोस्तों इसी ग्राम पंचायतों के संगठन को गांधी ने यानी गांधी जी ने क्या कहा है? गांधीवादी, यानी इसी को गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो वो पूछ सकता है कि गांधीवादी सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। यानी ग्राम पंचायतों के संगठन को ही गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पेपर में आ चुका है कि गांधीवादी सिद्धांत जो है किस आर्टिकल को कहते हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 40, जिसमें किसका उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है। तो ये बातें, यानी ये जो ग्राम पंचायतों का संगठन है ये किस आर्टिकल में है? 40 में, यानी अनुच्छेद 40 में है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, और यह गांधीवादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। किस आर्टिकल को? तो आप कहेंगे आर्टिकल 40 को। दोस्तों कई बार बोलने का सिर्फ तात्पर्य है कि आपको याद हो जाए, बस ये समझिए। आइए अब आर्टिकल 41 की बात करते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए कुछ जैसे योजनाएं चलाई गई सरकारों के द्वारा, जैसे आप सुने होंगे इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, आप देखे होंगे अन्नपूर्णा योजना, ये सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल 41 के अंतर्गत। तो वही कह रहा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए सरकारें हैं, वह अगर कोई मान लीजिए योजना चलाती हैं तो उसके लिए बाध्य नहीं है, वो चला भी सकती है, नहीं भी चला सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहते हैं कि किसी भी राज्य के लिए, कोई भी राज्य हो, उनका कर्तव्य बनता है कि वह इसे लागू करें। भाई हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम सच बोलें, लेकिन कहाँ बोलते हैं। तो उसी तरह से कहा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे और ढंग से लागू करे, जो बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशा ऐसी होंगी जिसमें योजना बनेगी और वो योजनाएं लोगों के बीच में, यानी कल्याणकारी योजनाएं बना करके यानी जनता के लिए जो है सौंपी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें किसमें? यानी आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार की बात कही गई है। अब आइए बात करते हैं 42 यानी अनुच्छेद 42 की। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि जो काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस में जिक्र है? तो आप कहेंगे 42 में, ठीक है। इसीलिए देखेंगे तो प्रसूति के लिए, महिलाओं के लिए जो है कई योजनाएं भी कई राज्य सरकारें, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश भी बनाई है। तो इस तरह से इसमें जो है ये सारी बातें कही गई हैं। अब आइए आर्टिकल 43 की बात करते हैं, यानी
43 मतलब 43 की बात करते हैं, अनुच्छेद 43 की। तो आप देखेंगे कर्मकारों के लिए, कर्मकारों का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, जो कामकार हैं यानी जो काम करने वाले लोग हैं। तो कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, यानी कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं जो काम कर रहे हैं यानी जो काम करने वाले हैं उनको जो है निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावानी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ऐसा होता भी है। आप देखेंगे जो कोरोना काल था इसमें बहुत सारे जो है कि व्यापारी एकदम टूट गए थे, तो कई राज्य सरकारों ने ध्यान भी दिया उनको प्रोत्साहन के लिए, उन्हें जो भी राज्य सरकार से हो सकता था मदद राज्य सरकारें की भी। और ये क्या है, ये उनका दायित्व है, ये उनका जो है कर्तव्य है, ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है, यानी डीपीएसपी में ये सारी बातें कही गई हैं। तो आगे बढ़िए तो बात करते हैं आर्टिकल 44 का। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कहने का मतलब जो नागरिक है यानी जो भारत का नागरिक है उनके लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है, एक समान कानून की बात कही गई है। ये भी महत्वपूर्ण है 44, इसको एकदम याद हो जाना चाहिए। 44 देखिए 4 समान दिख रहा है, 4 और इसी 4 में यानी 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात कही गई है। तो ऐसे पेपर में आता है क्वेश्चन कि समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 44 में है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब आर्टिकल 46 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें एससी और एसटी और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ संबंधित, अर्थ मतलब धन संबंधित, ठीक है, हितों का संरक्षण कहा गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं 46, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम पिछड़ी जाति और जनजाति कहते हैं। देखो पिछड़ी जाति का मतलब होता है एससी और पिछड़ी जनजाति का मतलब होता है एसटी। तो उनके कल्याण की बात कही गई है और संरक्षण की भी बात इसमें कही गई, किसमें, अनुच्छेद 46 में। अब आइए बात करते हैं आगे दोस्तों। इधर आप ध्यान दें थोड़ा, आर्टिकल 47 की मैं बात कर रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। पोषण आहार, देख रहे हैं, पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। मैंने बताया ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो राज्य का कर्तव्य होगा इन चीजों को लागू, यानी राज्य का कर्तव्य क्या है कि वह पोषण आहार स्तर, कहने का मतलब कि अच्छा जो प्रोटीन युक्त जो है भोजन प्रोवाइड कराए, किसको, राज्य के जनता को, जीवन स्तर उसका बेहतर बनाने का प्रयास करे और लोक स्वास्थ्य यानी लोगों का स्वास्थ्य सुधार करने का उसका खुद का कर्तव्य है। वो सारी बातें ये करने का उसका कर्तव्य, इसलिए 47 आर्टिकल इन सारी बातों का उल्लेख करता है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 48 की, किसका, 48 की बात करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे स्टार मैंने जिस पे स्टार लगाया उस पे आपको ध्यान देना है कि ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेने हैं। क्या, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 48। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 48A की, यानी 48A की। तो 48 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। ये कह रहा पर्यावरण का संरक्षण, देखिए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। संवर्धन का मतलब होता है कि देखिए एक तो पर्यावरण का संरक्षण का मतलब देख रेख हो गया, संवर्धन का मतलब एक तरह से बढ़ाना, यानी कहने का मतलब कि पर्यावरण को आगे बढ़ाना और उसकी देख रेख, और वन्य का मतलब आप जानते हैं पेड़ पौधे, और वन्य जीव जितने हैं उनकी रक्षा की बात किसमें कही गई है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 48A में कही गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 48A में कही गई है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो आपको ये बात तुरंत जैसे पेपर में बने ना कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप तुरंत भाग के जाएंगे 48A पर। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 49 की। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जैसे आप देखेंगे जैसे ताजमहल हो गया, जैसे आप देखेंगे लाल किला हो गया, ये सारे क्या हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थान, जितने भी स्थान हैं
वह वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए आप देखेंगे तो समय समय पर इनका डेकोरेशन भी होता रहता है। क्योंकि डेकोरेट इसलिए लोग करते हैं क्योंकि इन चीज़ों से हमारी आय भी है और हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें यह बात उल्लेखित भी है कि ऐसा करना कर्तव्य है किसका, राज्य का। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 50 की। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आप जानते हैं तीन चीजें हैं, एक तो कार्यपालिका है, दूसरा न्यायपालिका है और एक विधायिका है जो विधि यानी कानून को बनाती है। आप देखेंगे जो विधायिका होती है, विधायिका के कुछ सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं, पर कभी भी जो विधायिका के सदस्य हैं वह न्यायपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है ये बताइए कि जो विधायिका कानून बना रही है, मान लीजिए आदरणीय मोदी जी हैं, वह भी हिस्सा है मंत्रिमंडल के, अब वो कानून बनाएं और वही अगर न्याय सुनाए लगे तब तो न्याय बड़ा अच्छा से होगा। यही कारण है कि जो न्यायपालिका है और विधायिका के सदस्य न्यायपालिका के कभी भी सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ जो बात कही गई उसको आप ध्यान से सुनिए, यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कही गई है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आपको कुछ नॉलेज हो। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कहने का मतलब कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है दोस्तों। यानी कार्यपालिका वह है जो विधि को यानी जो कानून बनता है यानी जो हमारी विधायिका बनाती है उसे एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। और जो न्यायपालिका है वह न्याय सुनाने का काम करती है। जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जिला न्यायालय है, तो न्यायपालिका अलग हो गई और कार्यपालिका अलग हो गई। दोनों के पृथक्करण की बात किसमें कही गई है तो आप कहेंगे आर्टिकल 50 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करिए आगे आर्टिकल 51 का, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मैंने बताया था अभिवृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ाने या बढ़ने का क्रम, बढ़ने या बढ़ाने का क्रम जो है वृद्धि की बात होती है। तो वही कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़े, उसको कैसे बेहतर रखा जाए, इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है तो आप कहेंगे 51, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे एक आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। 50 यानी 51 क है करके, यानी 51A में आप देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। अब मौलिक कर्तव्य जो है हमारे कितने हैं, आपको देखिए ये लिखा मैंने नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, आप सारी बातें इसको सुन ले बढ़िया से और दिमाग में बैठा ले कि जो मौलिक कर्तव्य है वह उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो आप कहेंगे 51 क में, ठीक है। किसमें, 51 क। कितने हैं तो आप कहेंगे कि टोटल 11 हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। फिर अगर पूछ दे कि यह हमारे संविधान में कब जोड़ा गया तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है, किसके सिफारिश पर यह जोड़ा गया तो आप कहेंगे कि वह सरदार स्वर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। किसको, मौलिक कर्तव्य को। और यह किस देश से लिया गया है तो आप कहेंगे कि यह लिया गया है रसिया के संविधान से, ठीक। ये सारी बातें मैंने लिख नहीं पाया होगा क्योंकि चीजें बहुत रहती हैं तो छूट गया होगा, इसलिए आपको मैंने बोल दिया तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब आइए एक स्टेटमेंट है केटी शाह का। केटी शाह का कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें कि जो केटी शाह ने नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अदा यानी सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा पर्सन है जिसने यह बात यानी यह स्टेटमेंट कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो आप कहेंगे यह स्टेटमेंट केटी शाह का है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने देखिए ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको हम डीपीएसपी कह रहे हैं, इसके अलावा यानी इन आर्टिकल के अलावा 2 आर्टिकल और आपको याद रखने हैं जिनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही काउंट किया जाता है या रखा गया है।
वह कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 350A है, जिसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो आपकी शिक्षा होगी वह मातृभाषा में होगी, यानी हमारी मातृभाषा में वह शिक्षा हमें दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे। और आप देखेंगे कई सरकारें इसका जिक्र भी करती हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसमें कहा गया है? तो 350A में। उसी तरह एक आर्टिकल 351 है, जिसमें हिंदी को प्रोत्साहन देना, यानी अपनी जो भाषा हिंदी है उसको, जो राजभाषा हिंदी है, आप मैंने जब भाग 17 पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राजभाषा का जिक्र है, तो राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन देना, ऐसा बात किसमें कही गई है, किस आर्टिकल में? तो आप कहेंगे 351 में। दोस्तों ये सारी बातें रही हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक आर्टिकल 45 है दोस्तों, ये आर्टिकल 44 के बाद 45 है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुन लीजिए। वह क्या है? देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। कौन सा संशोधन मैंने बोला? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 2002 में, जिसके तहत आर्टिकल 45 को जोड़ा जाता है हमारे संविधान में। और उसमें क्या कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनकी देख रेख की बात कही गई है। तो ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। शिशु अवस्था, यानी शिशु अवस्था मतलब 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी देख रेख की बात कही गई है। यह किसका कर्तव्य होगा? तो राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसपे मैंने स्टार लगाया है, आपको उसको ध्यान रखना है। और केटी शाह के स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह स्टेटमेंट केटी शाह का है, एकदम रट जाना चाहिए। और ये जो है 40 को जो मैं बताया था, ग्राम पंचायतों का संगठन, इसको गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये रहे हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्योंकि मैंने फंडामेंटल ड्यूटी क्यों बता दिया? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन मैं इसमें इसलिए खत्म कर दिया कि वो बहुत छोटा पार्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 51 क में उसका जिक्र है, यानी अनुच्छेद 51 क में, यानी 51A में उसका जिक्र है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमने बताया 11 कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो मैंने बता दिया कि भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसके तहत जोड़ा जाता है। फिर हमने ये भी आपको बता दिया किसके सिफारिश पर? तो हमने कहा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इस चीज़ को जोड़ा जाता है, नहीं मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। ऐसा करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।